नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा? देखेंगे पूरी खबर, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से, देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन, जानेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या है नया मोड़। साथ ही बात होगी उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के पीछे के आतंकी साजिश के एंगल की भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की सुर्खियां। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के लिए दिए निर्देश। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा, फ्लोर टेस्ट के लिए कल जाएंगे मुंबई, सभी प्रक्रियाओं का करेंगे पालन। उद्धव सरकार के फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। उदयपुर में बेरहमी से की गई हत्या की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने दिया विदेशी लिंक की जांच के आदेश। उदयपुर में 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी, पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद। हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार। राज्य सरकार ने भी एडीजी, एटीएस और एसओजी की अध्यक्षता में गठित की एसआईटी। और असम में अधिकांश नदियों में फिर एक बार बढ़ा जलस्तर। बराक घाटी में स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत शिविरों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना। इस वर्ष की इस पावन यात्रा में लगभग 6 से 8 लाख श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा में पहुंचने की उम्मीद। और पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर सरकार का बड़ा कदम। 1 जुलाई से बैन होंगे सिंगल यूज प्लास्टिक वाले 19 उत्पाद। ऐसे उत्पाद बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र के महासंग्राम में नया मोड़ आया है। किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत हर पर बदल रही है। अघाड़ी सरकार के अल्पमत में आ जाने के दावे के साथ राज्यपाल से मिले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की विधानसभा में शक्ति परीक्षण की मांग। तो कुल मिलाकर लगातार ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ये कल देर रात के सारे डेवलपमेंट्स है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य फ्लोर टेस्ट है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। इस फ्लोर टेस्ट के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस पर आज शाम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से शाम तक किसी फैसले की उम्मीद है। 5 बजे इस पर सुनवाई होनी है। उधर एकनाथ शिंदे ग्रुप असम से गोवा के लिए रवाना हो गया है। उनका कहना है कि वो कल मुंबई पहुंचेंगे। कल विशेष सत्र में हिस्सा ले सकते हैं बागी विधायक। इसके साथ ही साथ शिंदे गुट ने 39 शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा किया है और इसको लेकर के अब बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। विधानसभा के 8 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को ईमेल भेजकर तत्काल शक्ति परीक्षण कराने की मांग की थी। तो कुल मिलाकर इसको लेकर बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। एमवीए सरकार के अल्पमत में आ जाने के बाद अब वहां पर फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। राज्यपाल ने कहा है कि कल वहां फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन इन सब पर अब अघाड़ी सरकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उसने, जिस पर आज शाम 5 बजे सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है बात करेंगे। हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, संजय गुप्ता जो कि शिवसेना के नेता हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका, और राजीव पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरे इस बहस में और इस चर्चा पर। हमारे साथ में सबसे पहले श्यामा आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट्स आप हमें देंगी इस पूरी खबर पर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई? देखिए निखिल, जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो ये है कि अब जिस तरीके से एक मोड़ तरफ जा रहा था कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, अब वो थोड़ा सा एक हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर जा चुका है ये। अब जो सारी निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या डायरेक्शन देता है उसकी तरफ है। बहरहाल यहाँ पर हम जानते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो चर्चाओं का जो बैठकों का सत्र है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि भाजपा की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई है। देवेंद्र फडणवीस
जो पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उनके बंगले पे ये मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र स्टेट के बीजेपी चीफ हैं वो और उनके अलावा अन्य जो सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा साथ ही ये भी कम्युनिकेशन दिया गया है भाजपा की ओर से कि उनके सारे जो विधायक हैं उन्हें 5 बजे तक पहुंचना है यहाँ पर मुंबई में, और साथ ही उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं एनसीपी की ओर अगर हम देखें तो एनसीपी भी अपनी बैठक अलग से जो सिल्वर ओक है शरद पवार का घर, वहां पर उनकी बैठक भी लगी हुई है। और इसके जो एनसीपी की बैठक थी उसके पहले हमने देखा कि एनसीपी और कांग्रेस ने भी साथ आकर एक बैठक की थी जहां पर वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकें कि किस तरीके से आने वाले समय में, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि फ्लोर टेस्ट होना ही है और कोई समय भी ज्यादा नहीं देता है, तो किस तरीके से उनकी रणनीति होगी। लेकिन नाना पटोले जो कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि जो शिवसेना जिस तरीके से उन्होंने पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक तरीके से पूरा एमवीए गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है और जो उस पर डिपेंड करता है, जो भी उसका निकाल आता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या उनके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो विधानसभा से एक और कम्युनिकेशन, बिल्कुल श्यामा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत सारी चीजें तय होगी और शायद सभी दल उसी आधार पर चलेंगे। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं, राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास सबसे पहले आते हैं, जब फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है, फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है, तो दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि आपके पास समर्थन है, जो बागी गुट है उनके पास लोग नहीं है, तो जब वो सदन में आएंगे तो वोट कर देंगे, हो जाने दीजिए फ्लोर टेस्ट, अगर बहुमत है तो साबित हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, म्यूट किया है शायद आपने अपना सिस्टम, एक बार चेक कर लें। आपके सिस्टम जी 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 जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल। हाँ, देखिए फ्लोर टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही शिवसेना ने एक एप्लीकेशन दी थी 12 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो उस डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला होना भी जरूरी है, क्योंकि वो चिट्ठी तो तब दी गई थी जब ये फ्लोर टेस्ट की बात ही नहीं थी। तो जब तक उस पर फैसला ना हो तब तक फ्लोर टेस्ट कैसा? तो इसी बात को लेकर के शिवसेना एमवीए जो है अब सुप्रीम कोर्ट में गए कि इस बात पर फैसला हो, उसके बाद वो हो। तो अब शाम को 5 बजे जो भी फैसला होगा वही फ्लोर टेस्ट संभव है। उससे पहले फ्लोर टेस्ट उस फैसले के बिना, जो 5 बजे फैसला होना है उसके बिना फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? फ्लोर टेस्ट तब तक वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानी जाएगी। चलिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानी जाएगी। आपसे समझना चाहेंगे राजीव जी कि ये जो सारा पूरा सिस्टम है, आपके कॉन्फिडेंस के पीछे जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जाकर के मिले और फ्लोर टेस्ट की मांग की गई, उसके बाद ये सारा घटनाक्रम, आपके कॉन्फिडेंस के पीछे की क्या वजह है? 39 जो विधायक हैं वो आपके संपर्क में हैं और आपको विश्वास है कि इसके बाद सरकार आपकी बनेगी? सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी इस विषय पर अभी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। भारत के संविधान के हिसाब से अगर एक सरकार जो बहुमत खो चुकी है उसको 1 सेकेंड भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं। 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं। अभी अब सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है। सुप्रीम कोर्ट आज तक का जो इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, लॉ में प्रेसिडेंस होता है कि पीछे क्या हुआ है। आज तक कभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फ्लोर पर होने वाली चीजें हैं उसमें कभी भी दखल नहीं दिया है आज तक। अब जहां तक बात है कि शिवसेना को लग गया था, एमवीए सरकार को लग गया था कि बहुमत हम खो चुके हैं, तो इन्होंने एक चालाकी करने की कोशिश की कि 16 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक नोटिस दिया। जब वो नोटिस इतना इलीगल था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आप टाइम तो दीजिए इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए, इन्होंने समय नहीं दिया। अब जब समय नहीं दिया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप 11 तारीख तक रिप्लाई फाइल करिए और तब तक के लिए स्टेटस को कर दिया। तो आज जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो भी बात है ना, उसमें कोई दम है नहीं। अब बात आती है कि अगर सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, उसका फैसला केवल और केवल विधानसभा के पटल पर होता है। और ये पटल के लिए राज्यपाल कोश्यारी जी को लगा कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि आप बहुमत तय कर लीजिए। अब देखिए, झूठ के सिर पैर कैसे नहीं होते, मैं बताता हूं। कल तक शिवसेना के नेता कह रहे थे कि उस जो 39 लोग गए हुए हैं शिवसेना के, उसमें से 20 लोग तो हमारे हैं। अरे आपके हैं तो कल आप ले आना अपने पक्ष में और सरकार बचा लेना। देखिए विषय बहुत क्लियर है, लीगल विषय में कंफ्यूजन मत करिए। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं कह रहा हूं जो अभी पेंडिंग था पिछले हियरिंग तक, उसमें था कि हमें जबरदस्ती डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है।
आज ये गए हैं तो वो एक अलग विषय था। आज ये गए हैं कि फ्लो टेस्ट रोको, जब तक वो नहीं होता है फ्लो टेस्ट रोकने की कोई परंपरा है नहीं। और एज ए लॉयर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट असंभव है। आप किसी भी लीगल ल्यूमिनरीज से पूछ लीजिए कि क्या जो फ्लो टेस्ट की जो राज्यपाल की बात है, क्या उसमें इंटरफेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अगर किसी का राइट्स खत्म हो रहा है, वहां क्या हो रहा था इसको आप समझिए थोड़ा जी। वहां ये क्या कह रहे थे, 16 विधायक को समरली रिजेक्ट कर रहे थे, उनकी सदस्यता को खत्म कर रहे थे। यहाँ किसकी सदस्यता खत्म हो रही है भाई? यहाँ तो उनके राइट्स को परफॉर्म करने का ऑनरेबल गवर्नर ने एक मौका दिया है। कल गवर्नर साहब ने मौका दिया है कि आप है विधायक, आप बिल्कुल। संजय जी, चलिए इस सवाल का जवाब संजय जी से लेते हैं। संजय जी, आपको नहीं लगता है कि एक मौके के तौर पर देखना चाहिए, जब एक तरफ दोनों बातें कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि उनमें से 20 हमारे हैं, फिर आप उनमें से कुछ को डिस्क्वालीफाई करने की बात करते हैं, या दूसरी तरफ यह भी देखा जाए कि सम्मान पूर्वक तरीके से अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन दे देते तो शायद वो इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी फजीहत से बेहतर होता। क्योंकि और या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि क्या शरद पवार का कोई प्रेशर है कि वो रिजाइन नहीं करने दे रहे हैं, वो चीजों को गवर्न करें, क्या ग्रिप में आ गए शरद पवार के? देखिए, कई सवालों को मिक्स कर दिया आपने। जी जी, जानबूझ के, क्योंकि वे बहुत सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, अब मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बात फैक्ट है कि जो बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, उनके साथ जो विधायक कह रहे हैं, वो बात सारी सही है। उनमें से कोई बात एक ऐसी नहीं है कि जो सही नहीं हो। इस सरकार में एनसीपी और कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा फायदा है, शिवसेना को नहीं। शिवसेना को तो अब तक इससे नुकसान ही हुआ है जी। मगर जिस तरीके को शिंदे साहब ने अपनाया, मुझे लगता है कि उस तरीके में सबसे पहले उन्हें उद्धव जी के सामने बैठ करके अपने सबके रिजाइन देने चाहिए थे कि इस सरकार में हम नहीं रहना चाहते, और अगर आप इस सरकार में कंटिन्यू रहते हैं तो हम इसको रिजाइन करते हैं। मैं शिंदे साहब के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर उनका जो कोज है, जो उद्देश्य है, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। चलिए, ये बात तो आपने स्वीकार कर ली कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये होना चाहिए था, बस तरीका गलत है। वो उनको शायद पार्टी में रहते हुए सारी चीजें रेज करनी चाहिए। लेकिन इस पे सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि वो तो मिल ही नहीं पाते थे उद्धव ठाकरे से, वो अपने विधायकों से मिलते ही नहीं थे। वो भी हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे तो मिलते थे, एकनाथ शिंदे तो मिलवा सकते थे। एकनाथ शिंदे तो अयोध्या भी गए थे आदित्य जी के साथ, एकनाथ शिंदे जी का आना जाना तो था। एकनाथ शिंदे तो मिनिस्टर थे, सभी विधायक उनके पास आते थे, किसी भी दिन वो लेके जा सकते थे उनको। ऐसा हो सकता है कि विधायकों को टाइम ना देते हो। 2 साल तो कोरोना रहा है, उसके बाद फिर उनकी अपनी बीमारी भी रही है। चलिए, फिर आपने इतनी सारी बातें बताई कि विधायकों को टाइम भी नहीं देते थे और एक तरह से कहीं ना कहीं मैंडेट के खिलाफ ये सरकार बनाई थी। फिर तो अगर वो चले जाते हैं तो आप जैसे तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, उनको खुशी ही होगी कि कम से कम एक सही कॉज के लिए सरकार गई है, फिर आप अपना संगठन खड़ा करेंगे और फिर से दोबारा आएंगे जनता के बीच में। मैं तो देखो दिल से तो मतलब अगर पर्सनली तौर पर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ हमारा किस तरह का गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर हम हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व का दम किस तरह से ठोक सकते हैं। कांग्रेस के साथ आज ये बात कर रहे हैं, ये बातें हमने कई बार की है। आपको राजीव जी, इनको एक स्पेस देते हैं, क्योंकि साफगोई से अगर वे नेशनल टीवी पर आकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसी चीज की जरूरत है। जैसे ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर आप सत्ता में, आपके पास बहुमत नहीं है तो 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए, यही मॉरल ग्राउंड होना चाहिए। इस बात को समय समय पर कहा गया है। सबसे पहले इस बात को मनोज जोशी जी ने कहा था जब ये सरकार बन रही थी कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस और एनसीपी नहीं है। उसके बाद प्रताप पटनायक जी ने भी कहा था आज से 1.5 साल पहले। इस बात को हम भी समय पे कहते रहे हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तभी तो करेंगे। जी, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? जी, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, देखिए, विषय ये है कि शिवसेना की जो रैंक एंड फाइल है, जो कैडर है जी, वो कभी भी इस प्रकार के, जिन लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं इस सरकार 2.5 साल में, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता है। शिवसेना का कैडर कभी भी एंटी हिंदुत्व नहीं हो सकता। वो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग रहे हैं, वो बाला साहब के शिवसैनिक, परंतु जो बाला साहब ठाकरे के जो लोग हैं ना, वो जनता देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। वो कश्मीरी पंडितों की बात करते थे, वो राम मंदिर की बात करते थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने क्या क्या किया है इतने दिनों में। ये सरकार ऐसी लग रही थी कि कैसे चल रही है, किस प्रकार से ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। आज आप जाकर के मुंबई के आसपास जहां शिवसेना का कभी गढ़ हुआ करता था, ये ठाणे है या कोंकण है, अब वहां जाकर के देखिए शिवसेना कहाँ है। सारे लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए हैं।
और एक बात मेरा क्या कहना है ना, जनता फाइनली आपके आइडियोलॉजी के बेस पर आती है। देखिए शिवसेना एक कैडर बेस्ड आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी, हमारे साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता था। हाँ। लेकिन जो उन्होंने कार्यक्रम किया है 2.5 साल में, अब वो किसके इशारे पे किया है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूं। और ये बहुत, मुझे एक बात बताइए, जब चुनाव हुआ था तब शिवसेना और भाजपा साथ में चुनाव लड़ी थी जी 75% सीट पर। जी यही सारे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और शायद इन सवालों के जवाब उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं है ये देने के लिए। संजय जी आपसे एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अगर जैसा कि कहा जा रहा है और अभी राजीव जी ने कहा कि ये देखने में अधिकांशतः देखने में आता नहीं कि फ्लोर की चीजों को उस पर अदालत कोई निर्णय दे या अपना हस्तक्षेप करे, तो अगर ये मानकर चला जाए कि कल फ्लोर टेस्ट हो जाता है या 1-2 दिनों में फ्लोर टेस्ट हो जाता है, तो क्या रणनीति रहेगी फिर आपकी? देखिए रणनीति तो विधायकों ने बनानी है और विधायकों में कितने, अब ये राजीव पांडे जी बताएंगे कितने पक्के हैं कितने पक्के नहीं है। जो विधायक जिनकी बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो सभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं या नहीं है, वो सभी बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं या नहीं है, क्योंकि खबरें कुछ अलग हैं। खबरें ये भी हैं कि हो सकता है इनके साथ हो, खबरें ये भी हैं कि हो सकता है सारे इनके साथ ना हो। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल अभिव्यक्ति यही है कि सरकार हिंदुत्व पे बने और हिंदुत्व की इस महाभारत में हिंदुत्व की जीत हो। चलिए आपने बड़ी बात कह दी, यहीं पर चर्चा को विराम देंगे। अब मुझे लगता है कि डिस्कशन में बहुत कुछ तथ्य और तत्व बचे नहीं हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर आपने बहुत एक अच्छी बात कही है और साफगोई से इसको स्वीकार किया है। इसके लिए मैं संजय जी आपको भी बधाई दूंगा। और राजीव जी आपसे, संजय जी आपसे और हमारी संवाददाता श्यामा ने बहुत अपडेट्स दिए हैं, उनको भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर ये एक कम से कम शिवसेना का एक कैडर ऐसा है जो ये बार बार कह रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी वो ही गलत था और अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो उनको ठीक होने देना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि उदयपुर के घमासान में किस तरह से आतंकी जो टेरर का जो एंगल है वो क्या कुछ है। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद इस वक्त में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबर उदयपुर से, जहां के नृशंस हत्याकांड ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को कहा जाए हिलाकर रख दिया है। उदयपुर का यह हत्याकांड महज आतंकवाद नहीं है। राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है। सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने के कारण टेलर कन्हैयालाल को हत्या की धमकी दी गई थी। एक हफ्ते बाद 2 युवकों ने उनकी निर्मम तरीके से नृशंस हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पूरे विषय पर और ये सवाल उठाते हैं। स्थानीय लोग पुलिस पर लगा रहे हैं अनदेखी का आरोप और बड़ा सवाल उठा रहे हैं पुलिस के ऊपर।
राज्य सरकार के मुखिया अशोक गहलोत कानून व्यवस्था की बड़ी चूक को स्वीकार करने के बजाय पीएम से शांति की अपील करने की मांग करते हैं। ऐसे वक्त पर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देने वाले युवकों की धमकी पर पहले ही कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन कानून व्यवस्था पर चुप्पी साध लेते हैं अशोक गहलोत। ये एक बड़ा सवाल है। लोगों का सवाल, प्रशासन की नाक के नीचे आईएसआईएस की गला काटकर हत्या को अंजाम देने की कट्टर सोच कुछ युवकों में कैसी बनी? पुलिस ने इस कट्टरता को कभी गंभीरता से क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं जान पाई पुलिस? दोनों आरोपियों के तार दावते इस्लामी से जुड़े बताए जा रहे हैं और दावते इस्लामी दरअसल पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन है जिसका कई देशों में नेटवर्क फैला हुआ है। उधर कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। एनआईए किसी भी देश विदेशी संगठन की संलिप्तता की जांच करेगा। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था को बदतर बताया है। तमाम सवाल उठाए हैं बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर। बीजेपी का आरोप है अंदरूनी सियासी कलह के कारण गहलोत सरकार कानून व्यवस्था के हर मुद्दे पर, हर घटना को सियासी एंगल देती है। देश में अमन और शांति रखने की सभी पार्टियों ने की है अपील। ये इस पूरे घटना के बाद कानून के दायरे में आरोपियों को सजा दिलाने का दिया गया है आश्वासन। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां से लेकर के अब एनआईए इसमें आतंकी जो साजिश है उसकी जांच करेगा। क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौर ने, आइए सुनते हैं। आज पूरा देश कन्हैयालाल जी के दर्द में शामिल है। हम उनके परिवार के साथ हैं और ऐसी जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई हैं, आतंकी हमलों में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। राजस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले 3.5 साल में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करी है, पूरी तरह से राज्य सरकार इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं बार बार राजस्थान में हो रही हैं। ऐसे आतंकी संगठन राजस्थान में पनप रहे हैं और राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ में मंजू मीणा जो हमारी संवाददाता हैं जयपुर से, वो मौजूद हैं। सबसे पहले मंजू, आपके पास आते हैं। ताज़ा अपडेट क्या कुछ देंगी? लगातार इसमें कुछ ना कुछ जो घटनाक्रम है वो तेजी से घट रहा है। निखिल, जिस तरीके से आपने कहा कि ताज़ा घटनाक्रम में पल भर हो रहे हैं, तो उसी में मुख्यमंत्री ने अपना जोधपुर का दौरा जो है वो रद्द करके तुरंत जो है वो जयपुर आए और आज 12 बजे उन्होंने यहाँ पर आकर के एक उच्च स्तरीय बैठक ली है मुख्य सचिव और डीजीपी और डीजी इंटेलिजेंस के साथ में, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। उसमें उन्होंने जो है अब तक जितना भी इसमें जो जांच में चीज़ें सामने आई है उसका ब्यूरो उन्होंने लिया है। साथ ही राज्य में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर उन्होंने जो है बैठक ली है। और साथ ही अभी ये सूचना आ रही है कि 3 बजे पुलिस मुख्यालय पे डीजीपी एमएल लाठर जो है वो प्रेस को जो है मीडिया को संबोधित करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें जो है इस जांच में अब तक जो चीजें सामने आई है वो मीडिया के साथ शेयर करेंगे। जी निखिल, बहुत आक्रोश है मंजू इस पूरी घटना को लेकर के। जिस तरह से भीड़ उमड़ी है कन्हैयालाल के अंतिम संस्कार में, लोगों का क्या रिएक्शन है और किस तरह से अब वो चाहते हैं कि इस घटना के बाद क्या कुछ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? निखिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों में जो है जिस तरीके से ये घटना हुई है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियोस और वो चीज़ें सामने आई हैं, उससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोग जो है ये जगह जगह पर जो है बीजेपी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और साथ ही जो है लोग चाहते हैं कि इस मामले का जो है जल्दी से जल्दी खुलासा हो। जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि इसके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, तो तमाम तरह की जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। जी निखिल। जी आप बनी रहिए हमारे साथ में। विनोद जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इसके जो कनेक्शन है वो विदेशों से जुड़े हो सकते हैं, आईएसआईएस की जो एक नृशंस हत्या करने का जो स्टाइल है उस तरह से ये इन युवकों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर दिल को दहलाने वाला है। लेकिन सभी ये जानना चाहते हैं कि, और एनआईए को इसकी जांच भी अब सौंप दी गई है, कि क्या इसके जो आतंकी
एंगल जो है इसका वो क्या हो सकता है? क्या इस तरह से किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को आप? निखिल, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये एनआईए के आने के साथ ही आप ये देखें कि एक बात तो साबित हो गई है। एनआईए अभी एक एफआईआर भी दर्ज की है यूएपीए के एक्ट के हिसाब से, और उसके तहत वो उसकी अभी जांच की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी जिम्मेदारी भी एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। अब सवाल जब आपने पूछा है कि इसमें ये हत्या नहीं है, ये आतंकी एक घटना है, और ये हत्या को एक मामूली हत्या के तरह से टाल देने के बजाय इसको अगर सीधे सीधे अगर आतंकवाद कहें तो ये सीधे आतंकवाद से है। आतंकवाद इसलिए कह सकते हैं कि आप ये देखिए कि एक हफ्ता पहले वो से एक बंदे ने वहां पे एक वीडियो बनाता है, और वीडियो बना के वो एक डेट फिक्स करता है कि अगले हफ्ते हम उसकी हत्या करेंगे, और वो हत्या की धमकी देता है, और अगले हफ्ते में वो इस तरह की नृशंस हत्या वो कर देता है, और हत्या करने में अंजाम में वो कामयाब भी होता है। तो अब सवाल ये है कि वो एक बंदा जो इस तरह का एक माइंडसेट लेके बना है, उसको एक बनने में उसके कुछ ना कुछ तार होंगे जो उसको बनाया है। तो अब जब ये तार जुड़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि दावत इस्लामी के साथ में इसका एक कनेक्शन पहले से था। ये कहा जा रहा है कि उदयपुर का जो ये नौजवान है रियाज मोहम्मद, वो कई बार जो है नेपाल का भी दौरा कर चुका था। तो अब ये दावत इस्लामी क्या है? अब ये दावत इस्लामी के बारे में अब थोड़ा समझिए कि पाकिस्तान का ये जो संगठन है वो संगठन लगभग 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले 2011 में जब आपको याद होगा कि गवर्नर जो वहां के सलमान तासिर थे, उनकी जो हत्या हुई थी, वो उनकी हत्या इसलिए उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिया था कि सलमान तासिर ने ब्लास्फेमी के कारण एक जो महिला थी, एक क्रिश्चियन महिला थी, जिसपे ये आरोप था कि उसने ईश निंदा की है और उसको फांसी की सजा दी गई थी। तो उसकी बात को उसने सलमान तासिर ने उसकी पैरवी में कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये महिला सच बात कह रही है या महिला झूठ बोल रही है। तो उसके बजाय में उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मार दिया था। वो सिक्योरिटी गार्ड कौन था? वो मुमताज जो सिक्योरिटी गार्ड था वो दावत इस्लामी से ही जुड़ा, संगठन से जुड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक संगठन जो इस तरह से अपने लोगों को तैयार करता है, जो वो एक ही फार्मूला जानता है कि उसको सर तन से जुदा, और ये फार्मूला से लेके उसने इसको तैयार किया है रियाज को। और इस तैयार करने के साथ ही आप ये देखिए कि एक मासूम आदमी कन्हैया लाल, जिसका एक बच्चा धोखे से एक ट्वीट को एक सोशल मीडिया पे उसको फॉरवर्ड करता है, और उसके बाद में उसको कई बार उसको धमकियां मिलनी होती है कि तुमको जहाज से मार दिया जाएगा। वो उसकी बात जो है पुलिस के सामने में रिपोर्ट करती है, पुलिस इसको बगैर कोई जांच पड़ताल किए उसको ही इसके लिए 7 दिन के लिए उसको जेल भी मिल जाता है, वो जमानत से बाहर आता है, वो दुकान खुलता है, और उसकी हत्या एकदम लोगों के सामने में डेलाइट में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो सवाल ये है कि ये जो बनाने का, एक आतंकी को बनाने के पीछे जो इतने बड़े तार हैं, ये तार एक सवाल विनोद जी ये भी उठता है कि जो आपने कहा कि ब्रेन वॉश हुआ युवक है, और इसको एक बनाने में, एक आतंकी को बनाने में, जो इस तरह का जो माइंडसेट बनाने में कि आईएसआई के साथ जुड़ करके या उस तरह से ये चीजों को किया जा सकता है। एक दिन में तो चीजें हुई नहीं होंगी, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पुलिस जिम्मेदार है, या जो ओवरऑल जो वहां का। लेकिन मैं बीच में आपको रोकूंगा कि सवाल देखिए, सवाल ये है, ये एक दिन में नहीं बनता। आप पिछले राजस्थान के 2 साल 3 साल की घटनाएं देखिए, जो वहां एक तरह से जो रेडिकलाइजेशन की बात आपको अभी हमारे राठौर जी कह रहे थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, इतनी रैलियां हो रही थी, और ऐसी रैलियों में उसका प्रचंड प्रदर्शन हो रहा था। तो वहां के इन्वेस्टिगेशन को ये बात जांचनी चाहिए थी कि आखिर इसका फंडिंग कहां से हो रहा है, कौन वो लोग हैं जो इसको लीड करते हुए दिखते हैं। आप देखिए कि अभी हाल के दिनों में जितनी वहां पे रैलियां हुई थी, चाहे वो दशहरा की हो, चाहे दिवाली की हो, रामनवमी की हो, हर रैलियों पे एक तरह से अटैक हुआ था। तो ये इसका फंडिंग कहां से हो रहा है? तो ये स्लीपर सेल जो अचानक वहां पे कामयाब होते हुए दिख रहे थे, इसकी जांच पहले होनी चाहिए थी। इसकी जांच होनी चाहिए थी। जब कन्हैया लाल ने पुलिस में रिपोर्ट की थी तो उसकी जांच होनी चाहिए थी कि उसके धमकाने वाला और मारने की धमकी देने वाला। आपको लगता है विनोद जी कि ये जो पूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है राजस्थान में, इसकी वजह से सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण करने की वजह से, उसकी नीति पर चलने की वजह से ये इतना बड़ा जो पूरा ये घटनाक्रम और ये जो चीजें माइंडसेट और ब्रेन वॉश जिसकी हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं सरकार के एक इनएक्टिव होने की वजह से या जानबूझ करके चुप्पी साधे रहने की वजह से ऐसी हुआ?
निखिल, मैं इसको तो तुरंत वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कहूंगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज का है, वो किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि ये कानून व्यवस्था की एक चूक नहीं है, ये कानून व्यवस्था को नजरअंदाज करने की बात है जी। कि एक निर्दोष आदमी जो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में प्रे कर रहा है कि मेरी जान बचा लो, और उसके बदले में उसको एक तरह से ये बताया जाता है कि अब तुम जो है दुकान थोड़े दिन बंद कर लो, उसके बाद दुकान खोलने आता है, उसकी इस तरह से बेरहमी से हत्या हो जाती है। तो क्या ये पुलिस, जो वो जानता था कि किसके कॉल डिटेल से खंगाल सकती थी, पुलिस वो देख सकती थी कि जो बंदा इसको कॉल कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कनेक्शन क्या है। आज जब पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि दावत इस्लामी से इसका संगठन, इसके तार जुड़े हुए हैं, यह पड़ताल तो पुलिस 15 दिन पहले भी कर सकती है। मंजू से ऐसा नहीं करके पुलिस ने एक तरह से उस चीज को, आप उसके स्लीपर सेल्स को कहीं ना कहीं से एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्लीपर सेल्स को मजबूत करने में सरकार की नासमझी और नाकामी जो है वो एक सबसे बड़ी है। जी बिल्कुल, नासमझी और नाकामी दोनों सामने दिखती है। मंजू, आपसे समझना चाहेंगे कि अब सरकार का क्या कहना है, क्योंकि देखिए ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब एप्लीकेशन दी गई थी तो उस युवक को ही उल्टा बंद कर दिया गया, कोई उसको सुरक्षा नहीं दी गई, और ये लगातार जो है घटनाएं हैं, सरकार का क्या कहना है इस पे, क्या कुछ बचाव के लिए कह रही है? निखिल, मुख्यमंत्री ने सुबह जो है मीडिया से बात करते हुए ये बात कही थी कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है ये मामूली बात नहीं है, और इसके जो तार हैं वो देशी या विदेशी किसी आतंकी संगठन, किसी अतिवादी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं से आतंकवाद से जुड़ी हुई घटना बताने की कोशिश करी है, लेकिन साथ ही इसमें जरूर जो है वो पुलिस की लापरवाही जो है वो सामने आई है, और इस पर कदम उठाते हुए उन्होंने जो थानाधिकारी एएसआई हैं भंवरलाल, उनको निलंबित भी किया है। और नेता प्रतिपक्ष भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया था, पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, उसके बाद में समझौता करवाया गया उनके साथ में, और जो है जैसे ही उन्होंने अपनी दुकान खोलना शुरू किया तो जो है उनकी ये हत्या जो है वो हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की लापरवाही तो सामने आ ही रही है। और इसके साथ ही निखिल, जिस तरीके से राजस्थान में सारी घटनाक्रम को अगर हम देखें पिछले 6 महीने, जैसे कि कहा भी जा रहा है, करौली की घटना हुई, जोधपुर की घटना है, बूंदी की घटना है, भीलवाड़ा की घटना है, तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर ये सवाल उठेगी भी, लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया एक के बाद एक पिछले 6 महीने से, और विनोद जी ने भी बताया ये जो पूरा घटनाक्रम है और उस पर नज़रअंदाज करना, इसको जानबूझकर आंखें मूंदे रहना, ये अब महंगा पड़ रहा है राजस्थान की सरकार के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए भी, क्योंकि असली खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मंजू मीना, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और विनोद मिश्र जी आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो एक हत्या नहीं आतंकवाद है, ये एक दिन में इस तरह के युवक तैयार नहीं हुए होंगे। ये जो माइंडसेट है उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें करने के लिए, ISIS का जो माइंडसेट है गला काटने का, इस तरह के माइंडसेट और इस तरह का ब्रेन वॉश वाले नवयुवक जो तैयार हुए हैं, ये हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, और इसको सबको मिलकर हैंडल करने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में
कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर अभी हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर की चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उत्साहित है। लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने में अभी से जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। सपा, बसपा और कांग्रेस के गढ़ को भेदने में जुटेगी बीजेपी और उसके लिए रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी। वहां के बीजेपी के संगठन मंत्री महामंत्री सुनील बंसल ने आज बुलाई है बैठक। भाजपा मुख्यालय लखनऊ में इस बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और दूसरे मोर्चे के पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा का गढ़ ढहाने के बाद बीजेपी की रणनीति है। भाजपा अब 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर जीत का चौसर बिछाएगी, यह समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा आज पार्टी प्रदेश मुख्यालय में रणनीति तय कर रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा गठबंधन को 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी। फिलहाल मुख्य विपक्षी दल अपनों के संकट से जूझता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का संकट है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। हालांकि घुमा फिरा कर ही सही, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है सुबह सपा के कि 2022 की गलतियों से सीख नहीं ले पाए हैं अखिलेश यादव। तो रामपुर और आजमगढ़ उपचुनावों में हार के बाद सपा कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। तो कुल मिलाकर इस पर बातचीत करते हैं कि किस तरह से बीजेपी अभी से रणनीति गढ़ने में जुट गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, अभी से 2 वर्ष का समय बाकी है और अभी से बीजेपी इसकी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। बहुत शानदार सफलता विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली है, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि ये दिल मांगे मोर, उससे ज्यादा भी अभी और चाहिए उनको। देखिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। योगी जी का नेतृत्व जहाँ राज्य में है, वहीं मोदी जी के नेतृत्व का फायदा राज्य को पूरी तरह मिल रहा है। और ये जिस दिन 2022 का विधानसभा चुनाव निखिल समाप्त हुआ था, 2024 की तैयारी उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी। आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव हारे हैं, जो बूथ हारे हैं, उन पर एक एक सांसद विधायक की जिम्मेदारी लगाई गई है। वो कौन से कारण है जिन पर हार मिली है, वो कौन से लोग हैं जिनका वोट हमको नहीं मिलता है, वो कैसे वोट मिलेगा, यानी एक एक बूथ की व्यवस्था की जा रही है। जाहिर है कि आप करीब 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 सीटें उनके जो सहयोगी दल है उन्होंने जीती थी, 10 लोकसभा सीटें बसपा ने जीती थी, 5 सपा ने जीती थी और इकलौती सीट रायबरेली सोनिया गांधी ने जीती थी कांग्रेस ने। तो जो खाका है वो जो 15-16 सीटें जहां नहीं जीत पाई है, उनमें कहां कहां चूक रह गई है, उसकी तैयारी की जा रही है और एक एक बूथ की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि पूरे बूथ का एक एक खाका तैयार है कि क्या जातीय गणित क्या है, क्यों नहीं मिलता है वोट, कौन से आधार है, कैसे चेंज लाया जाए, किसको लगाया जाए, ये पूरी रणनीति के भारतीय जनता पार्टी बैठी निखिल 2024 के चुनाव को लेकर। एक खबर यह भी है कि जो रामपुर और आजमगढ़ जैसे जो किले ढहाए हैं अभी उपचुनाव में, उसको वहां उसको और स्ट्रांग होल्ड बनाना चाहती है, अब अपने दुर्ग में तब्दील करना चाहती है बीजेपी और चाहती है कि जो इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर वो अपना जो परचम है वो लहराए रखे, उसको जो अपना स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखे। इसके लिए भी रणनीति बना रही है। बिल्कुल निखिल, आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी से चला गया और आजम का गढ़ भी चला गया। दोनों टूट गई लोकसभा सीटें जिन पर कहा जाता था कि आजम जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, जिसके साथ रहेंगे वो जीतेगा। आजम का भी भ्रम टूट गया और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो दल है उनका भी भ्रम टूट गया कि अगर आप एक व्यक्ति के सहारे किसी चुनाव में जाना चाहते हो। 10 विधानसभा सीटों में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहां ठीक काम करता है और उसके सहारे वहां बार बार चुनाव में समाजवादी पार्टी का
जो घराना है वो वहां जाकर के चुनाव लड़ता है, तो उसको भी धता बता दिया लोगों ने कि और भी विकल्प है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, केवल समाजवादी पार्टी विकल्प नहीं रहेगी। और अखिलेश यादव को तो उनके ही जो संगठन के लोग हैं, जो उनके सहयोगी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि आपको किस तरह काम करना चाहिए। यानी अखिलेश यादव की बड़े भाई की भूमिका नहीं रह गई, जो बड़ा दल है, दूसरे लोग भी उनको बताने लगे कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपको किस तरह चलना है। तो जाहिर ये गठबंधन भी लंबे वक्त तक नहीं चलेगा। तो 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद भी होगा और संगठन लिहाज से जो तैयारी की जा रही वो तैयारी भी उसके काम आएगी। निखिल, चलिए, ये तैयारी उनके काम आएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी और भी खबरें हैं। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा की। श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा का इसके तीर्थयात्रियों का दरअसल जो पहला जत्था है वो जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो चुका है और कल इसको आधिकारिक तौर पर पहले जत्थे को श्री जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया है। यात्रा की शुरुआत 30 जून से परंपरागत दोहरे मार्ग से होगी। करीब 3 लाख तीर्थयात्रियों ने इस यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए हैं सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। बिल्कुल परिंदा पर न मार सके इस तरह के इंतजाम है। सीआरपीएफ, राज्य पुलिस और सशस्त्र पुलिस कर्मियों को किया गया है तैनात। और इसके साथ ही साथ कोविड की वजह से पिछले 2 वर्षों से ये यात्रा नहीं हो पाई थी और ऐसे में इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है। हिमालय और पीर पंजाल की पहाड़ों पर बसे लोगों को हर साल इन यात्रियों का इंतजार होता है। कश्मीर के टूरिज्म और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बहुत अहमियत है। पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले जैसे करीब 25,000 लोगों के लिए यात्रा साल भर की कमाई का जरिया होती है। 6,000 टैक्सी चालक और जम्मू कश्मीर संभागों के पर्यटन कारोबारियों को भी इस यात्रा से लाभ होता है और वे इसका इंतजार करते हैं। कश्मीरियत की शानदार रवायत यहाँ आज भी यात्रियों को करती है आकर्षित। घोड़े वाले और लोकल के सपोर्ट के बिना इस यात्रा को अधूरा समझा जाना चाहिए। यात्रा इकोनॉमिक्स के साथ साथ भाईचारे का भी देती है संदेश, ये समझने की जरूरत है। हमारे संवाददाता मसरूर फैजी हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरी खबर पर। जो इसमें जो आखिरी सेंटेंसेस हमारी स्टोरी के हैं कि यात्रा जो तमाम इकोनॉमिक्स है, इसके यात्रा का अर्थशास्त्र है, उसके साथ साथ भाईचारे का भी एक संदेश देती है मसरूर। और जिस तरह से हमारी कहानी कहती है कि भाई 2 साल के बाद, कोविड के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और इसके जो तमाम इंतजाम हैं वो किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसका एक एंगल कश्मीरियत का भी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 270 सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की गई है, साथ ही 500 एडिशनल कंपनीज़ को भी जो है वो तैयार किया गया है, वो भी तैनात किया गया है इसके लिए। तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हम बात करते हैं जब कश्मीरियत की और जम्मू कश्मीर के कंपोजिट कल्चर की, मुश्तरका तहजीब की, तो जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है उसकी बुनियाद, अमरनाथ यात्रा की जो बुनियाद है वो वहीं से शुरू होती है। बूटा मलिक नामी एक मुस्लिम बकरी चराने वाले ने इस गुफा की तलाश की थी दोबारा, जब इस गुफे को तलाश किया गया था, और तब से वो रवायत उस फैमिली के पास ही था कि वो अमरनाथ यात्रा पर लोगों को ले जाते थे, यात्रा कराते थे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है गुफा, इसलिए जो है लोगों को आसान नहीं होता था पहुंचना। वो रवायत जो अमरनाथ यात्रा की अभी भी बरकरार है। बूटा मलिक के फैमिली को जो भी चढ़ावा आता है उसका एक हिस्सा अब भी उस परिवार को जाता है, तो ये भी कश्मीरियत का एक हिस्सा है। और इस यात्रा को कराने में कश्मीर की
पब्लिक का, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनके बगैर मदद के, उनके बगैर हेल्प के ये यात्रा करना आसान नहीं होगा। चाहे वो घोड़ा वाले हों या फिर जो है वो पीठ पर ले जाने वाले हों या फिर बग्घी में ले जाने वाले हों, अलग अलग तरह से लोगों को ले जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा जुड़ाव, अर्थव्यवस्था इससे कश्मीर की जुड़ी हुई है। 3000 से 5000 करोड़ का करीब हर साल कश्मीर के अर्थव्यवस्था में इससे जो है फ़ायदा होता है, लाभ पहुंचता है इसका, इस यात्रा का। तो ये यात्रा कई नज़रिए से बहुत अहम है। कश्मीरियत की अगर हम बात करें तो भी बिल्कुल जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर का जो झलक है कल्चर की, वो वहाँ नज़र आती है। वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से यात्रा को करना, और अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ इंतज़ामात होते हैं। साथ ही जो यात्री जाते हैं वो अलग अलग जगहों का, 1 हफ्ते करीब वहाँ पर रुकते हैं, तो अलग अलग जगहों का दर्शन करते हैं, अलग अलग टूरिज्म पैलेसेस पे जाते हैं। तो इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जी, निश्चित तौर पर कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और भाईचारे का संदेश देती है अमरनाथ की ये धार्मिक यात्रा। बहुत शुक्रिया मसरूर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब प्रतिबंध लगने जा रहा है। यानी कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान चला रही है सरकार। 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने जा रहा है प्रतिबंध। सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगाया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक की कप, प्लेट, कटलरी जैसे उत्पाद शामिल है। इसके साथ ही साथ प्लास्टिक के इन्विटेशन कार्ड और सिगरेट के पैकेट्स पर भी बैन लगेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिनका हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नाम सजेस्ट करता है। 1 जुलाई से इन आइटम्स को बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण से निजात पाना है बैन का उद्देश्य। इन 19 आइटम्स को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, ये समझने की जरूरत है और इस पर जागरूकता की भी जरूरत है। ऐसे प्लास्टिक न तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, ये खत्म नहीं होते कभी भी। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये प्लास्टिक पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे भूजल स्तर में भी कमी आती है। तो बहुत सारे नुकसान है इसको, और अब सरकार ने कदम उठाया है कि इस सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कमर कसी है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो बताइए, इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं, चाहे वो जो प्लास्टिक की पॉलिथीन की जो पन्नियां थी सिंगल यूज प्लास्टिक की, उन पर रोक के लिए कोशिशें की गई हैं और तमाम सारे, लेकिन हम देखते हैं कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इन कानूनों को लागू करना, उसमें कहीं ना कहीं उसकी गति जो है वो थोड़ी मंथर हो जाती है, धीरे पड़ जाती है समय के साथ। उसको कैसे किया जाएगा, क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं? निखिल, इस बार क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 तक का जो लक्ष्य है वो इस तरीके से है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हर जो स्तर का जो होता है उसे ख़त्म करना है, और ये अलग अलग चरणों में इसके जो लक्ष्य हैं वो रखे गए हैं। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो इसमें ये होती है कि जो इंटरसिटी के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें अगर इनका किसी प्रकार से कोई इलीगल तरीके से इसका निर्यात हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर सार्वजनिक तौर पर भी अगर इसकी बिक्री की जा रही है, छुपे तौर पर भी इसकी अगर बिक्री कहीं से हो रही है तो उसको रोकने के लिए एक दल भी विशेष तौर पर इसमें बनाया गया है ताकि इसको कड़ाई से इसका पालन किया जा सके। तमाम राज्य सरकारें जो हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ की प्रशासन को भी पूरे तरीके से कहा गया है कि ये जो गाइडलाइंस है इसको आप, इनके नॉर्म्स को जो है वो आपको पूरा करना है। तमाम जो मंत्रालय हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर, निचले स्तर पर जो कहा जा सकता है, उन्होंने वहाँ पर कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी हैं और ये एक रणनीतिक के तहत ये किया जा रहा है निखिल। और इस बार आप देखेंगे कि परिणाम बहुत ही सार्थक रूप से सामने क्योंकि आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा तो ये 3 टायर तरीके से इसको हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है, क्योंकि केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और जो स्थानीय स्तर पर भी है। तो इसको पूरी तरीके से रोकने को लेकर के प्रयास जो हैं वो इस बार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक एंगल इसका है जागरूकता का। चंद्रशेखर, आप भी इसको समझते हैं कि तमाम सारी प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी कवायद कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा अगर लोग इसमें जागरूक हों और वो खुद ऐसे लोगों को मना करें, अपने साथियों को, दुकानदारों को भी, और तो ये शायद ये अभियान जो है ये पूरी तरह से परवान चढ़ सकेगा। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए, इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने में सहायता कर सकते हैं या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ जो है उस पर हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है ये प्रोडक्शन के लेकर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये फायदेमंद कम है और इससे प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। तो एमएसएमई के क्षेत्र में अगर देखे जाए, उद्योग के क्षेत्र में अगर बात की जाए, या फिर जो दुकानदारों को अगर समझाने की बात हो, या फिर आम पब्लिक जो है उनको समझाने की बात हो, तो हर स्तर पर इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर मंत्रालय का काम ही यही है कि वो अपने साथ संलग्न जितने भी विभाग हैं या फिर जितने भी लोग इसके स्टेक होल्डर्स इसमें अंतर्गत आते हैं उनको वो समझाएंगे, जागरूक करेंगे, और उसको लेकर के शिकायत निवारण जो ऐप है वो भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये एक रणनीति, मैंने जैसे आपको कहा कि रणनीतिक रूप से इसको हर एंगल को सोचा गया है कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा और किस प्रकार से अगर कोई इसमें कमी आती है या इसमें किसी प्रकार से गतिरोध आता है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकेगा। ये सेल्फ ड्रिवन जिसे कहते हैं, अपने आप स्वतः ही चलने वाली जो प्रक्रिया है ये बन जाएगी। जी, निश्चित तौर पर सेल्फ ड्रिवन होगी और उम्मीद करते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पर ये जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये जो अभियान है ये आगे चलेगा और सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हम सबको निजात मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।